सभी का स्वागत है के न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ सपना झा और आप देख रहे हैं वकील आपका। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र जी। नमस्कार। जो देंगे आपके सवालों का जवाब। कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप चाहे तो हमसे अपने सवाल पूछकर जवाब देंगे हमारे वरिष्ठ जी। जी, क्या सिक्योरिटी में दी गई चेक पर मुकदमा वसूली के लिए वापस हो सकता है? देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया इसको जानना पहले दर्शकों को बहुत जरूरी है। 1881 में इस एक्ट को लाया गया और ये सोचकर इस एक्ट को लाया गया कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें चेक को देने से, यानी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट से जो अमाउंट है उसका आदान प्रदान हो जाए। तो यहाँ पर दो बातें आई। पहला तो प्रॉमिसिंग नोट की बात आई, दूसरा आया विल्स ऑफ एक्सचेंज का। अब प्रॉमिसिंग नोट में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि रकम का आहरण हो सके या उसका हस्तांतरण हो सके, तो इसके लिए चेक का जो लेन देन है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत प्रभाव में आया। अब यहाँ पर जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसको लेकर के, उसमें टाइम टू टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे प्रतिपादित सिद्धांत है। और आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी विधि व्यवस्था कुछ ही समय पहले एक नई विधि व्यवस्था दी जिसमें ये कहा कि सिक्योरिटी में अगर चेक को दिया गया है तो सिक्योरिटी में चेक को किन कंडीशंस में दिया गया, क्योंकि इस तरह के डिस्प्यूट्स बहुत सारे आते हैं। डिस्प्यूट्स इसलिए आते हैं कि लोग सिक्योरिटी में चेक देते हैं और बिजनेस को करते रहते हैं। फिर जो सिक्योरिटी में दी गई चेक है ना तो उसमें अमाउंट मेंशन होता है, ना ही उसमें डेट मेंशन होती है, ना ही उसमें पार्टी नेम मेंशन होता है, और वो साइन करके अनडेटेड दे दी जाती है सिक्योरिटी में चेक। उसको फिर दुरुपयोग भी कर लेते हैं कुछ लोग, उसका मिसयूज़ भी कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी में दी गई चेक का बहुत ही क्लियर लॉ इस पे आया है कि अब सिक्योरिटी पे दी गई चेक पर 138 NI एक्ट का जो प्रभाव है वो एविडेंस के अकॉर्डिंग तय होगा कि किन एविडेंसेस के लाइट में उस चेक का यूज़ या जो एक्सचेंज की गई है किन कंडीशंस में की गई। तो वहाँ पर एविडेंस का बहुत ही अहम रोल आ जाता है। अब एविडेंस एक्ट जो है वो एविडेंस एक्ट जिस तरीके से दूसरे एक्ट को सपोर्ट करता है नेचुरल जस्टिस करने के लिए, वैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी सपोर्ट करता है नेचुरल जस्टिस करने के लिए। जी वकील जी, हम आपसे पूछा जाए क्या विवाह के समय गंभीर बीमारी बताना वाजिब होगा? देखिए, इस पर भी प्रतिपादित सिद्धांत आया माननीय उच्च न्यायालय का बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसी कोई बीमारी जो असाध्य रोग हो, जो बहुत ही सीरियस इलनेस के रूप में हो जी, और उसको लड़की पक्ष या लड़के पक्ष दोनों द्वारा छिपाया जाए, तो ये निश्चित रूप से एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत भी आता है और कहीं ना कहीं जो मैरिज के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा कोई असाध्य रोग, ऐसा कोई सीरियस इलनेस जिससे आगे की जो फैमिली लाइफ है उसको चलने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के बहुत सारे मैटर्स में जो मैरिज लाइफ है उसमें डाइवोर्स तक की सिचुएशन आती है और डाइवोर्स में इस तरह के जो इलनेस है उसके ग्राउंड को आधार मानकर डाइवोर्स की डिक्री को भी पारित किया जाता है। तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस पर प्रतिपादित सिद्धांत आया माननीय उच्च न्यायालय का कि जब भी कोई विवाह हो तो यह स्पष्ट जरूर करना चाहिए कि दोनों पक्षों में से किसी को भी कोई असाध्य रोग ऐसा नहीं है जिससे कि आगे दाम्पत्य जीवन चलने में किस तरह की कोई व्यवधान आए। क्योंकि दाम्पत्य जीवन चलने के लिए यानी फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए दोनों का ठीक रहना, दोनों का फिट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जी, जैसे कि कोई बीमारी हो और शादी के बाद पता चलती है। देखिए, ये सामान्य प्रकृति है और हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें या मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करें या स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें और इस तरह के किसी इलनेस के बारे में आफ्टर मैरिज पता लगता है, तो निश्चित रूप से दोनों लोगों के बीच में जो शादी का एक बंधन हुआ है उस बंधन को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आती है। फिर वहाँ पर वही आधार डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में
वो परिस्थितियां ना आए और सामान्य तौर पर दाम्पत्य जीवन में दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं और लाइफ को अच्छे से चलाते हैं, तो इस तरह की स्थितियां बहुत ही कम आती हैं। फिर भी जब भी इस तरह की कोई स्थिति आए तो उसको सामान्य तौर पर एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए लाइफ को आगे चलाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर मैरिज अगर किसी को कोई गंभीर इलनेस होती है यानी सीरियस इलनेस होती है तो वो दैवीय रूप से होती है और उसमें जो दूसरा पार्टनर है उसको उसी तरह से हेल्प करनी चाहिए जब से उसकी नॉलेज में आ जाता है। जी, इसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़ चुकी है मीना कुमारी जी। मीना जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, ये मेरे पिताजी 3 भाई थे, तो मेरे पिताजी ने अपने जमीन को बहन के बहू के नाम वसीयत लिख दी थी। तो और बड़े पिताजी जो थे उनका भी कोई परिवार नहीं था, वो हमारे पिताजी को कुछ जमीन वसीयत में लिखे थे। तो जो वसीयत में पहले पिताजी ने हमारे अपने बहू को किया था वो उसने बेच दिया, और जब वसीयत में बड़े पिताजी जो मेरे पिताजी को वसीयत किए थे वो उनका नाम नहीं चढ़ा था उस समय, जिस समय उसने अपने इनके बहू को वसीयत किए थे। तो क्या वो जमीन उनके नाम हो सकती है? देखिए, वसीयत यानी विल के लिए जो लॉ है वो बहुत ही क्लियर है। जो वसीयत सबसे अंत में लिखी गई होगी, उदाहरण के तौर पर आपके पिता ने सबसे अंत में जो वसीयत लिखी है तो उस वसीयत से उन्होंने अपने अधिकारों को किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, और आपके बड़े पापा यानी आपके ताऊ जी ने भी कोई वसीयत लिखी है, उस वसीयत से आपके पिताजी को राइट को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो बड़े पापा थे यानी आपके जो ताऊ जी थे उनकी संपत्ति हस्तांतरित हुई आपके पिता के पक्ष में, और आपके पिता की वसीयत जिसके पक्ष में है वो संपत्ति पिता के न रहने पर उस वसीयत ग्रहीता के पक्ष में जिसकी फेवर में वसीयत है उसके फेवर में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। तो विल के लिए बिल्कुल क्लियर लॉ है कि जो लेटेस्ट मृत्यु से पहले जो लेटेस्ट विल होगी उस विल का ही प्रभाव होगा, और विल लेटेस्ट की गई उस पर अगर कोई ग्रीवांस है किसी को, सपोज दैट आपको लगता है कि जो वसीयत हुई है वसीयत लीगल नहीं है, इसको चैलेंज करना चाहिए, तो आप विल को चैलेंज भी कर सकते हैं। वहाँ पर अपने राइट को आप इस्टेब्लिश्ड करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और विल को चैलेंज कर सकते हैं। तो विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पर्सनल अरेंज की या पर्सनल प्रॉपर्टी जो हमने बनाई या परचेज की या हमें मिली गिफ्ट में या किसी भी रूप में, तो उस प्रॉपर्टी के राइट को हम किसी अन्य को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारी डेथ के बाद में, यानी हमारा जो जीवन काल है उसके बाद में। तो ये विल का अनंतिम जो विल होगी, अनंतिम वसीयत जो होगी, उसका ही प्रभाव वसीयत ग्रहीता को मिलने वाली संपत्ति के संबंध में होगा। जी, एक सवाल और है आपसे, क्या बिना विवाह रहने वाले लोगों के बीच हुए बच्चों को कानूनी अधिकार से उनका संपत्ति पर हक होता है? जी, इस पर बहुत ही स्पष्ट कानून है, ये बहुत ही क्लियर लॉ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने अभी लिव इन रिलेशनशिप को जो मान्यता दी, विधिक मान्यता दी, वह विधिक मान्यता लिव इन रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मेन और वीमेन हैं, वो अगर एक साथ रहते हैं और वो बालिग हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे जैविक रूप से उत्पन्न होने वाला जो भी बच्चा है, उस बच्चे का जो विधिक अधिकार है, उसका जो लीगल राइट है, वो लीगल राइट ट्रांसफ़र उसी तरीके से होगा जैसे एक जैविक यानी नेचुरल जो मैरिज के बाद बच्चे होते हैं उनको जिस तरह से अपने लीगल राइट मिलते हैं, वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले किसी भी मैन और वुमेन के बीच में संसर्ग से जो भी बच्चे की उत्पत्ति होती है उसको विधिक अधिकार उसी तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से वास्तविक पिता और माता की संपत्ति में मिलते हैं। तो इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट विधि व्यवस्था दी और उस विधि व्यवस्था के अनुसार अधिकार पूर्णतः जैसे जैविक संतान को मिलते हैं वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों से उत्पन्न हुए बच्चों को भी मिलते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी सोनी चौहान के साथ।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आपका वकील में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। लगातार हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इनसे चर्चा हमारी लगातार जारी है। साथ ही कॉलर्स कॉल करके अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। जो भी उनके जहन में सवाल हो, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, कई जमीनी मसले ऐसे सामने आते हैं, देखा जाता है आमतौर पर रजिस्ट्री हो गई, फिर उसके बाद दाखिल खारिज नहीं होता, रजिस्ट्री महज कर देते हैं लोग और ज़मीन को बेच देते हैं, फिर हालांकि उसमें फिर काफ़ी मामला आगे बढ़ जाता है। देखिए, इस तरह के बहुत गंभीर मामले हैं और उस पर बहुत सारे लिटिगेशन भी पेंडिंग हैं जी। लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि अभी जैसे फॉर द एग्जांपल मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब सोसाइटी आवासीय गतिविधियां करती हैं, उन सोसाइटियों में बहुत सारे प्लॉट ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के मेंबर्स को ना देकर के किसी तीसरे को दे दिए जाते हैं या एक एक प्लॉट के कई रजिस्ट्रियां कर दी जाती हैं। तो ये ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से सिविल लिटिगेशन स्टार्ट होता है। अब सिविल सूट स्टार्ट होने पे प्रॉब्लम जब आती हैं तो कोर्ट में वो लिटिगेशंस, अभी जैसे हमारे लॉ मिनिस्टर, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया कि लगभग 4 लाख के आसपास केस ऑल ओवर इंडिया पेंडिंग है। तो वो केसेस की जो पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी इसी तरीके से है कि लोग फेयर वर्किंग नहीं करते हैं। अब आपका कहना जो है वो भी महत्वपूर्ण है कि जब कोई रजिस्ट्री हो गई तो रजिस्ट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट से ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो गया। यानी किसी प्रॉपर्टी के लिए किसी ने एक कंसिडरेशन अमाउंट दिया और उस कंसिडरेशन अमाउंट पे किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को उनको सेल कर दिया। तो वो एक डॉक्यूमेंट हो गया जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे परचेजर उस प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। लेकिन उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है म्यूटेशन का, और म्यूटेशन हो जाने पर ऑनरशिप ये मानी जाती है कि ऑनरशिप अब डिक्लेयर्ड हो गई। लेकिन इस पर ही बहुत क्लियर लॉ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर किसी का म्यूटेशन है तो जरूरी नहीं कि म्यूटेशन हो जाने के बाद उसकी एब्सोल्यूट ऑनरशिप ही होगी। बहुत जगह पर म्यूटेशन गलत हो जाते हैं, बहुत जगह पर प्रॉपर्टियों के ट्रांसफर भी गलत तरीके से कर दिए जाते हैं या गलत ट्रांसफर्स हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो डॉक्यूमेंट नल एंड वाइड होने योग्य होता है, वो म्यूटेशन भी सेट असाइड होने योग्य होता है। तो निश्चित रूप से इस तरह के ट्रांसफर को वेग या शून्य करार घोषित किया जा सकता है। जी। साथ ही धर्मेंद्र जी, अगर देखा जाए तो कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। झांसी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल अपना सवाल पूछिए। स्वागत है आपका कॉल करने के लिए। मैं ये कह रहा था मैडम, हमारी रजिस्ट्री पिताजी ने 61 में करी थी, हुई थी जमीन की, और वो उनने दाखिल खारिज नहीं कराई थी। तो दाखिल खारिज नहीं कराई तो वो अब वो कैसे उसका रिटर्न करें? जी देखिए, 1961 में कोई भी रजिस्ट्री हुई, बैनामा हुआ और उसका म्यूटेशन नहीं कराया गया, तो ये आपका दो बातें हैं। या तो आप उसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, यानी अवेयर नहीं थे आप, या आपको जानकारी थी और कहीं ना कहीं वो पेंडेंसी रही कि ठीक है आगे इसको करा लेंगे। लेकिन म्यूटेशन के लिए जो ड्यूरेशन है अकॉर्डिंग टू लॉ वो 12 ईयर की है, 12 साल की ड्यूरेशन है, तो 12 साल की लिमिटेशन है। उसके अंदर म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट होना चाहिए। अब आपने अगर नहीं कराया तो फिर भी आप अपने म्यूटेशन को अब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप म्यूटेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन दीजिए, एफिडेविट जो देंगे उसके साथ में, उस एफिडेविट में आप डिले का रीज़न मेंशन करेंगे, विलंब का कारण आपको वर्णित करना पड़ेगा कि इतने समय तक क्यों नहीं हम दाखिल खारिज अपना करा सके या क्यों नहीं मैंने प्रार्थना पत्र दिया। उसका साधारण सा उत्तर यही है जो आपने अभी प्रश्न किया कि आप 1961 से अब तक आपको ये जानकारी ही नहीं थी कि आपका नामांतरण नहीं हुआ है, यानी आपका नाम वहाँ पर जो सरकारी अभिलेख है उन पर दर्ज नहीं हुआ है। अगर ये सामान्य सी बात आप हलफनामे के माध्यम से लिख करके म्यूटेशन की एप्लीकेशन को प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से आपका म्यूटेशन अभी भी हो सकता है, आप उसको तत्काल करा लीजिए। अब उसमें कोई व्यवधान ना आए, ये एक लीगल क्वेश्चन है। अगर उसमें कोई व्यवधान आता है, व्यवधान का मतलब जो सेलर थे, उन सेलर हैं या सेलर थे, उनके जो भी लीगल हेयर्स हैं, अगर वो अपना कोई ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो ऑब्जेक्शन स्टैंड कर सकता है। साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी पे किसी अन्य को रजिस्ट्री हुई हो
या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ हो रजिस्टर्ड जिसके माध्यम से वो मालिक होने की अपनी दावे करता हो और उसने म्यूटेशन करा लिया हो, तो इस तरह के कोई अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, इस तरह के लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो आपका म्यूटेशन अभी भी हो सकता है। आप म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन विद एफिडेविट विद ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की वो आप सबमिट करते अपनी प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी धर्मेंद्र जी, अपनी चर्चा पर वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब देंगे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी। धर्मेंद्र जी, अगर देखा जाए आमतौर पर प्रॉपर्टी डीलर्स की अगर बात करें, वो अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं, कब्जा करके रजिस्ट्री भी कर देते हैं, इसके बाद पता चलता है कि वो जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। उसी से जुड़ा हुआ एक दर्शक ने सवाल भी पूछा, बाद में मुकदमा भी दर्ज हो जाता है प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ, तो कोई ठोस कार्रवाई अगर करना चाहे जो खरीदार है वो कैसे कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, प्रॉपर्टी सेल और परचेज दोनों के बीच में एक मीडिएटर होता है, जिसे आप ब्रोकर कहते हैं या प्रॉपर्टी डीलर कह सकते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी डीलर जो होगा या प्रॉपर्टी का ब्रोकर होगा, उसका काम है दो सेलर और परचेजर को मिला के उनके बीच की डील को एग्जीक्यूट कराना। बिल्कुल। अगर वो अपने को मालिक बता के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं किसी को, कंसिडरेशन अमाउंट ले लेते हैं किसी से, और उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ऑनर कोई और होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये तो एक हीनियस क्राइम है। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो सकती है, आपराधिक। इसके साथ ही साथ दीवानी प्रकृति का यानी सिविल नेचर का भी केस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है कि आपने फेक टाइटल दर्शाते हुए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कंसिडरेशन अमाउंट लिया, तो कंसिडरेशन की वसूली का, स्टैंप जो खर्च हुए, स्टैम्प जो लगे उसकी वसूली का, जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस इंटरेस्ट की वसूली का, और जो भी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन शुल्क या और कोई भी उसकी वसूली का सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं ऐसे ब्रोकर के खिलाफ। तो वन साइड क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड अदर साइड सिविल प्रोसीडिंग, बोथ प्रोसीडिंग हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं अगेंस्ट दी ब्रोकर जो जिसने फेक तरीके से किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है। साथ ही एक और अहम सवाल हमारे जहन में आ रहा है धर्मेंद्र जी, अगर देखा जाए रिलेशन की हम बात करें, जैसे कि फादर हैं और उनके 3 बेटे हैं, फिर उनका एक बेटा है, और अगर डायरेक्ट जैसे कि उसके नाम अगर प्रॉपर्टी करनी तो उसका क्या कुछ प्रावधान है, क्या प्रोसीजर? देखिए, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है या मुस्लिम लॉ है या अदर लॉ है जो रिलीजन से रिलेटेड है, तो उन लॉ के अकॉर्डिंग जब प्रॉपर्टी इनहेरेंट होती है, यानी प्रॉपर्टी जो लीगल हेयर्स हैं, लीगल सक्सेसर्स हैं, उनको नेचुरल तरीके से ट्रांसफर होती है, तो उसका एक प्रोविज़न है, उसका एक सेट फॉर्मूला है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पुत्रों के अलावा अपने नाती को या अपने पौत्र को कोई संपत्ति देना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में 2 तरीके हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी की एक जो उन्होंने अर्जित की है उसकी एक विल बना दें और उस विल में क्लियरली ये मेंशन कर दें, उस विल को रजिस्टर्ड कराने के साथ ही ये मेंशन कर दें कि हमारी संपत्ति पे हमारे न रहने के बाद हमारे पौत्र का अधिकार होगा या जो हमारा नाती है उसका अधिकार होगा। तो उसके जो रिलेशन मेंशन करते हुए जो राइट ट्रांसफर होंगे आफ्टर द डेथ, एग्जीक्यूट करने वाले के राइट उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। अब वहां पे सपोज दैट उनके 3 सन हैं या 3 डॉटर्स हैं, तो या 3-4 चिल्ड्रंस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों के राइट का प्रश्न आता है कि भाई हम लोगों बच्चों का क्या होगा। तो कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट कानून है, कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति किसी को भी दे सकता है, वो उनके पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो या नाती हो या पौत्र हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी को विल के माध्यम से किसी को ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें यदि कोई अपना राइट एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उस विल को चैलेंज करेगा, उस विल को चैलेंज करेगा और अपने राइट को एस्टेब्लिश करेगा बाय द एविडेंस। और ये कोर्ट में एक प्रोसीडिंग ऐसी है जिस प्रोसीडिंग को सिविल सूट के माध्यम से सिविल सूट के माध्यम से प्रोसीड किया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये जो संपत्ति है इस पर उसका हक उनके ना रहने के बाद ही स्थापित हो बाद हो सकता है, और अगर जीवन काल में देना चाहते हैं तो गिफ्ट के माध्यम से दे सकते हैं।
जी, गिफ्ट गिफ्ट डीड गिफ्ट बनवाकर करके जी। दे सकते हैं। धर्मेंद्र जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, विनय जी। विनय जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी विनय जी, सवाल कीजिए। मैम, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जी तो वो प्रॉपर्टी पहले किसी ने उसको पहले बेच रखी थी उसने, तो हमने दलाल के थ्रू खरीद लिया था। जी। तो कब्जा तो हमारे पास है, तो अब वो उसमें हम लोग ऊपर FIR कर दी। दलाल के थ्रू खरीद लिया था और हमारे पर उन्होंने FIR कर दी। कब्जा तो हमारे पास है, मगर फर्स्ट पार्टी ने जिससे पहले खरीदा था। जी जी, टीवी का वॉल्यूम धीमा कर लीजिए, इसके बाद सर आप जवाब दीजिएगा। एक और दर्शक है, उनका भी सवाल ले लेते हैं, तब आप जवाब दीजिएगा। ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। जी ओम प्रकाश जी, सवाल पूछिए। सर, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, उसके पहले हमें कोरे कागज वसीयत हमारे नाम कर गई थी, जी और वसीयत करने के बाद फायदा खत्म हो गए थे हमारे। जी। फायदा खत्म हो गया, फिर वसीयत में दाखिल खाली नगर निगम में करा ली थी अपनी। तो नगर निगम से दाखिल खाली करा ली, उसमें बहनों भाइयों ने सब एफिडेविट दे दिया था, कह रही है मदर का नाम चल रहा है। चलिए। और हमने एक दुकान भाई को दे दी, 2 दुकान भाई दे दी, तो उसका मार्क्स है कि नहीं है? देखिए, आपके जो आपके फेवर में विल की गई, उस विल पे आपके लीगल राइट आपको ट्रांसफ़र हो गए, यानी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप यानी मालिकाना हक आपके पक्ष में ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन अब जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी या नगर निगम, जहाँ पर आपका नामांतरण होना चाहिए, वहाँ पर म्यूटेशन नहीं हो पाया या वहाँ पर नाम दर्ज नहीं हो पाया, तो नगर निगम जो है, नगर निगम की अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो नगर निगम सिर्फ असेसिंग अथॉरिटी है, जो कर के जमा करने के उद्देश्य से असेसमेंट करती है। अब आपका नाम वहाँ पर नहीं चल पाया तो आपको एफिडेविट के साथ में एप्लीकेशन देते हुए उस विल को भी एनेक्स करके अपने नाम को वहाँ दर्ज कराना चाहिए। अगर आपने कोई एमिकेबली सेटलमेंट कर लिया है, कोई आपसी सहमति से सेटलमेंट कर लिया है और उसमें कुछ पार्ट अपने भाइयों को दे दिया है या बहनों को दे दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आप देंगे वो आपका अपना डिस्क्रिप्शन है, वो आपका अपना स्वविवेक है कि आपने किसको क्या संपत्ति दे दी, लेकिन वसीयत के आधार पे आपका मालिकाना हक बनता है। अब यहाँ पर आपको एक फैमिली सेटलमेंट जरूर बनाना चाहिए और वो फैमिली सेटलमेंट का डिक्लेरेशन भी आपको सिविल कोर्ट से करा लेना चाहिए, जिसमें किसको क्या क्या मिला है और उसमें उन सबकी सहमति है। तो कोर्ट की जो डिक्री होगी वो डिक्री आपके मालिकाना हक की पुष्टि करेगी। अदरवाइज आगे लाइफ में कभी भी आपके बच्चों के या आपके फैमिली के अदर मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो पूरी प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा। इससे बचने के लिए आपको एक फैमिली सेटलमेंट कर लेना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए और उसको कोर्ट से डिक्लेयर करा के अपने अपने हिस्से का स्वामित्व अपने पास रखना चाहिए। जी, साथ ही दर्शकों को बता दें कि अगर वो जब भी कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आपकी बात, आपका सवाल सही तक पहुंच सके हम तक। सर, अगर वाहन के पेपर की बात करें ना होने पर किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, वाहन का स्वामी और वाहन का चालक, ये 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो किसी भी वाहन को चलाने के लिए, उसके स्वामित्व को रखने के लिए दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा हो तो उसका अपना डीएल होना चाहिए जी। व्हीकल अगर डोमेस्टिक है तो उसका इंश्योरेंस, उसका गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल है तो कॉमर्शियल व्हीकल में भी जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे फिटनेस के पेपर हो, चाहे पॉल्यूशन के पेपर हो, इंश्योरेंस हो, आरसी हो, डीएल हो, इन सब को कंप्लीट होना चाहिए। और अब तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में जो एमवी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट होकर के बहुत सारे रूल्स ऐसे आ गए, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिसमें ओवरलोडिंग के लिए देखिए कितने सख्त कानून हैं। ओवरलोडिंग पे पनिशमेंट के साथ साथ जो जुर्माने की राशि है वो भी मैक्सिमम हो गई है, तो लोगों को वो भी जमा करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पर आपका प्रश्न जो है, उस प्रश्न पे मैं आना चाहता हूँ कि यदि व्हीकल के पेपर इनकम्प्लीट हैं या पेपर है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, वो
सेक्शन 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत उस व्हीकल को सीज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस तरह के व्हीकल में अगर कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो एमवी एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उस इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के संबंध में वो चालान भी कर सकते हैं। और वो चालानी चाहे तो जो मैंने जमा करना है जिसको अपना जुर्माना वो उस ऑफिसर के समक्ष भी जमा कर सकते हैं, और चाहे वो व्यक्ति तो ऑनरेबल कोर्ट में जाके उस पे अपने जुर्माने को जो कोर्ट द्वारा तय किया है। धर्मेंद्र जी, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से विनय जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मैम, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जी। तो वो प्रॉपर्टी पहले उसने किसी को बेच रखी थी जी जी। फिर उसको भी हमने दलाल के थ्रू, दलाल ने हमारे को खरीदवा दी। फिर वो फर्स्ट पार्टी वाले ने हमारे पर मुकदमा कर दिया और उसमें हम लोग जेल भी चले गए। और उसमें हमारा क्या संविधान होगा, जैसे हमें अब जमीन लेना ही नहीं है और कब्जा हमारे पास है, तो क्या करेंगे? जी देखिए विनय जी, आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की उसका बैनामा पहले हो चुका। इसका मतलब ये है कि जो बैनामा पहले हुआ उस समय उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्री कराई इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो सारे लोग अकॉर्डिंग टू लॉ उनका दोष है। जैसे जिसने सेल डीड एग्जीक्यूट की, यानी उस प्रॉपर्टी के ऑनर ने अगर एग्जीक्यूट की तो वो अपने आप में दोषी है। दूसरा, जो बीच में ब्रोकर है जिसने आपको कंसील किया, फैक्ट्स आपको सही नहीं बताया, तथ्य आपको सही नहीं बताए, उसका भी अपना उतना ही रोल है दोष के लिए। और आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया और आपको मालूम था या नहीं मालूम था, लेकिन आपने गलत प्रॉपर्टी को गलत व्यक्ति से गलत व्यक्ति के कहने पर क्रय कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आपका भी उतना ही रोल होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट परचेजर ने आपके खिलाफ जो एफआईआर कराई तो निश्चित रूप से एफआईआर 420, 467 या 468 के अंतर्गत कराई होगी, तभी आपका कहना है कि उसमें जेल भी जाना पड़ा आपको। तो सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसी सिचुएशन में आपको जिसने ट्रांसफ़र किया उस प्रॉपर्टी को, आप उसके खिलाफ और जो ब्रोकर है जिसने आपको प्रॉपर्टी दिलवाई है, उन दोनों खिलाफ आपको अपनी तरफ से क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी चाहिए, यानी कि एफआईआर उनके खिलाफ आपको रजिस्टर्ड करानी चाहिए। पहला आपका एक्ट ये होना चाहिए। दूसरा, जो आपने सेल डीड में अमाउंट उनको पे किया है उस अमाउंट और एक्सपेंस की रिकवरी के लिए आपको सूट फाइल करना चाहिए सिविल नेचर का, क्योंकि आपने कंसिडरेशन अमाउंट दिया होगा तभी बैनामा आपके पक्ष में हुआ, दूसरा बैनामा, और आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की होगी तभी आपका बैनामा रजिस्टर्ड हुआ। स्टैम्प ड्यूटी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क भी आपने पे किया होगा। तो यहाँ पर आपको उन दोनों लोगों के खिलाफ जिन्होंने रजिस्ट्री आपको कर दी, जिन्होंने रजिस्ट्री कराई आपके, उन दोनों को पार्टी बनाते हुए आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी चाहिए। तभी आपके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई है उसमें आपका ये डिफेंस आएगा, आपके बचाव का यही एक आधार होगा, तभी आप उस केस में बच पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए वो केस भी बहुत गंभीर होगा और उस केस में भी आपके अगेंस्ट में जो ट्रायल चलेगा वो ट्रायल में आपको सज़ा भी हो सकती है। तो आपको अपना डिफेंस स्ट्रांग करने के लिए पहले जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की, जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, फिर उनसे अपनी वसूली की बात करिए और इन दोनों एविडेंसेस को आप उस केस में प्रेजेंट करिए, तब आपके डिफेंस का एक स्ट्रांग बेस होगा और आप केस में बाइज्जत बरी हो सकते हैं। बिल्कुल, डिफेंस मजबूत करने की जरूरत है। एक और दर्शक कानपुर से राधा यादव जी जुड़ी हुई हैं। राधा यादव जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। राधा जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो अपना सवाल पूछ सकती हैं। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क टूट गया है, अगर दोबारा से संपर्क करेंगे तो सर सवाल ज़रूर जानेंगे। सबसे अहम बात धर्मेंद्र जी ये कि अगर कोई भी ज़मीन का लेन देन है उससे पहले किन किन बिंदुओं को जांच लेना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्योंकि संपत्ति को खरीदने से पहले जी, जैसा अभी एक क्वेश्चन दर्शक का आया हम लोगों के मध्य में जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उन्होंने भी अगर संपत्ति को सही तरीके से जांचा होता, उसका रजिस्ट्री ऑफिस में जो मुआयना होता है उसको प्रॉपर मुआयना कराया होता है, यानी उसको सर्च कराया होता है, प्रॉपर्टी के टाइटल को प्रॉपर चेक कराया होता है, प्रॉपर्टी पे कहीं कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई उसके संबंध में प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, इन सब के बारे में जानना परचेजर को बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे यह महत्वपूर्ण है कि जो संपत्ति को खरीद रहा है
उसकी भी उतनी ही लायबिलिटी होती है जितनी लायबिलिटी सेलर की होती है। तो लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो वहाँ पर जो परचेजर है उसको ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं है, उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है। टाइटल का मतलब उसका चेन डीड में जो उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो, उनसे पहले जिसका स्वामित्व था उनकी चेन डीड, उनकी जो रजिस्ट्री है वो, उनसे पहले किसी का कोई स्वामित्व था उनकी चेन डीड होगी, उनकी रजिस्ट्री होगी वो, ऐसे। या मूल रूप से किसी की संपत्ति है, बहुत लोग कहते हैं कि साहब मेरी ये संपत्ति बाप दादाओं के समय से मेरी ही है, तो ऐसी स्थिति में इसके हम एब्सोल्यूट ऑनर है और उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनके फिर रिकॉर्ड को सर्च कराना चाहिए। अगर वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी है तो उसका रिकॉर्ड भी मिल जाता है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हर जगह हर तहसील में उपलब्ध है, वहाँ जाके वो मुआयना करा सकते हैं जिस फसली का चाहे। फसली एक लीगल वर्ड है जो रेवेन्यू कोड में इस्तेमाल की जाती है। जिस ईयर का वो चाहे उस ईयर की अपनी जांच भी करा सकते हैं और जांच करा के परचेज की जाने वाले प्रॉपर्टी के क्लियरेंस के बारे में स्पष्ट हो सकते हैं। ये नहीं करते हैं तो जिस तरह से अभी एक क्वेश्चन आया लखनऊ से विनीत जी का, ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और केसेस पेंडिंग हो जाते हैं ऑनरेबल कोर्ट में, जिसमें लोगों को सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए धर्मेंद्र जी, चेन डीड जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और ध्यान से प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत है। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा हमारी लगातार जारी है। चर्चा को आगे बढ़ाएं धर्मेंद्र जी, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ अभय मिश्रा जी रामा देवी से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। अभय मिश्रा जी, चलिए संपर्क टूट गया है, लेकिन ये सवाल बेहद अहम है धर्मेंद्र जी कि अगर एक भाई है, उसकी 3 बहनें हैं और तीनों बहनें ये दावा कर रही हैं कि मुझे बराबरी का हिस्सा प्रॉपर्टी में मिलना चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या प्रोसेस है? देखिए, हिंदू लॉ जो है उसमें 2005 में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ जी। और उसके बाद से पहले जो लड़कियों का अधिकार था पिता और माता की संपत्ति पे जी, उन अधिकार के लिए एक लिमिटेशन थी, लेकिन 2005 के बाद से इसको कंपलसरी कर दिया गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति जिसकी संपत्ति है और उस संपत्ति पर उनके पुत्र अपना अधिकार दर्शाते हैं और उनकी पुत्रियां अपना अधिकार दर्शाना चाहती हैं, तो वहां पर जिस तरीके से पुत्र का अधिकार है उसी तरीके से पुत्रियों का भी अधिकार है। अगर एक पुत्र है और 3 पुत्रियां हैं, यानी कुल जो दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं पति और पत्नी, उनके 4 संतानें हैं, तो चारों संतानों को इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, यानी 25% ही उनको मिलेगा। यहाँ पर यह नहीं कह सकते हैं कि पुत्र को ज़्यादा मिलेगा या पुत्रियों को कम मिलेगा। क्लेम करने वाला प्रश्न है, मतलब जो क्वेश्चन है वो क्लेम करने वाला है कि लड़कियां अगर अपना राइट क्लेम करती हैं तो उस राइट को जो प्रॉपर्टी है उसमें स्टैब्लिश माना जाएगा और उसका जो राइट डिक्लेयर्ड होगा वो भी लीगल होगा। यहाँ पर पुत्रियों को अब यह कह के या बहनों को यह कह के भाई नहीं कानूनी तरीके से बच सकते हैं कि मैं आपको संपत्ति नहीं दूंगा। बहुत सारे इस तरह के लिटिगेशंस पेंडिंग हैं जिनमें बहनों द्वारा अपने भाई यानी भाई को जो संपत्ति मिली पिता से और माता से, उन संपत्तियों पर अपने अधिकार को क्लेम किया गया और कोर्ट द्वारा उनको उनके राइट को प्रदान कराया भी गया, ट्रांसफर कराया भी गया। तो अब यह बहुत ही स्पष्ट कानून हो गया कि जिस तरीके से पुत्रों को अधिकार है वैसे ही पुत्रियों को भी समान रूप से अधिकार है। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुस्लिम लॉ में जो फैमिली को प्रॉपर्टी मिलती है उसका जो सीक्वेंस है प्रॉपर्टी के शेयरिंग का वो डिफरेंट है।
हिंदू लॉ में अलग है। तो हिंदू लॉ के लिए प्रोविजन है कि पुत्र और पुत्रियां दोनों को समान रूप से संपत्तियां मिलेंगी। जी धर्मेंद्र जी, लेकिन कई बार देखने में आता है जैसे भाई बहन है, भाई राजी हो गया कि हाँ ठीक है बराबर का अधिकार है, लेकिन कई बार पेरेंट्स राजी नहीं होते, पेरेंट्स का हस्तक्षेप हो जाता है कि नहीं नहीं इसमें सिर्फ लड़कों का ही अधिकार है, लड़कियों का अधिकार नहीं। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और थोड़ा तकनीकी है, जी। क्योंकि पेरेंट्स नॉर्मली यदि उन्होंने उस प्रॉपर्टी को अपना परचेज किया है, बनाया है, तो फिर उनको लीगल राइट ये है कि किसी एक के फेवर में विल कर दें, और जिसके फेवर में विल कर देंगे वो विल के अकॉर्डिंग उसको राइट मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो पेरेंटियल प्रॉपर्टी है तो पेरेंटियल प्रॉपर्टी पे तो फिर पुत्र और पुत्री दोनों का अधिकार होगा, वहां पर विल का प्रभाव चैलेंजेबल है। जो विल का राइट है वो इस तरह से ट्रांसफर नहीं होगा। तो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कैसे मिली। अगर स्वअर्जित है, अपने द्वारा उसको बनाया गया है, तो उनको ये राइट है कि विल कर दें। विल किसी एक पुत्र को कर देंगे तो पुत्रियों को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर विल नहीं है तो सबको समान रूप से प्रॉपर्टी पे राइट मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट इशू है कि पुत्रियों द्वारा उस राइट को क्लेम किया जाए, और वहां पे पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन काउंटेबल नहीं होगा, वहां पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होगा अगर कोई विल नहीं है तो। जी दर्शक एक जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। गुलाब जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी हमारा सवाल है, हम पार्टीशन सूट किया है, तो हमारा पहला हियरिंग में वकील साहब हमको जाने के लिए मना करते हैं, तो हमारा हियरिंग का पैसा तो दे दिया, तो वो हमको कुछ कागज देगा कि नहीं? जी देखिए, आपके द्वारा जो सूट फाइल किया गया, सूट फाइल या रिट फाइल किया गया आपकी तरफ से, और उसमें हियरिंग कोर्ट में हुई हियरिंग पे जो आपने एडवोकेट की फीस थी वो उनको प्रोवाइड कर दी, तो एडवोकेट ने जो भी वर्किंग है उस वर्किंग का स्टेटस आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल कंडीशन है। एडवोकेट और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशन है बहुत ही सॉफ्ट और क्लियर होना चाहिए। अब आप अगर चाहते हैं कि आपको स्टेटस मिले और वो स्टेटस एडवोकेट महोदय द्वारा दिया नहीं गया है या आपको मिल नहीं पाया है, तो आप उनसे रिट नंबर पूछ के या केस नंबर पूछ के आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अभी सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की वर्किंग ऑनलाइन शो होने लगी है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप रिट नंबर से अपने मोबाइल पे उस रिट के स्टेटस के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप उस नंबर को डालिए या पार्टी नेम को डालिए, और आपको आपकी साइट पे हाई कोर्ट की जो लीगल साइट है उस साइट पे आपको स्टेटस ऑफ द केस देखने को मिल जाएगा। जी लगातार दर्शकों से भी कहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर कॉल करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वकील आपका में धर्मेंद्र जी लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं और कई अहम पहलुओं, कई अहम सवालों को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए धर्मेंद्र जी, क्या बिना विवाह जो रहने वाले हैं, जी उत्तराखंड से एक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जगत सिंह जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल क्या है, मेरी बेटी है आपसे, मैं और जगत जी घूमने के लिए गए थे। जगत जी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए, इसके बाद अपना सवाल पूछिए। मैं और मेरी बेटी इटली घूमने के लिए गए थे जी, तो हमारा वहाँ सामान चोरी हो गया, पासपोर्ट और पैसे भी और सूटकेस भी जी। और अभी ये चलिए इनका तो सामान क्या चोरी करना चाहिए, तो कर दिया उनके। जी धन्यवाद जी सर। हाँ जी, देखिए, आप और आपकी बेटी, डॉटर आपकी, आप दोनों लोग कहीं भी ट्रैवलिंग करके कहीं पर भी गए और वहाँ पर आपके सामान को चोरी कर लिया गया, जो थेफ्ट हुई है उसकी एफआईआर आपको उसी थाना क्षेत्र में रजिस्टर्ड करानी चाहिए थी। आपने अगर एफआईआर वहाँ रजिस्टर्ड करा दी है तो रजिस्टर्ड एफआईआर के लाइट में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो आपके जो भी सामान है उसकी रिकवरी कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही होती है। और उस पर आपको ये लगता है कि एफआईआर में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो प्रॉपर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं किसी दूसरे थाना क्षेत्र में या किसी दूसरे पुलिस अधिकारी के पास में या किसी दूसरे क्षेत्र में भी करा सकते हैं। आपको बस यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपके साथ में घटना घटित हुई, यानी जो थेफ्ट हुआ आपके साथ में,
उसके लिए जो एफआईआर आपकी रजिस्टर्ड हुई वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी आरोपी का नाम स्पष्ट हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उसको मेंशन किया है कि नहीं किया है। अगर नाम नहीं ओपन हुआ है या किसने थेफ्ट किया है वो अभी तक अननोन है, तो इस सिचुएशन में पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके साथ जो घटना घटित हुई है उसमें चोरी गए सामान को बरामद करने का विधिक अधिकार है और उनको ये करना भी चाहिए, क्योंकि आपका और अभी इसके साथ एक महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री आंसर भी है आपके लिए कि जो आपके सामान में पासपोर्ट चोरी हो गए या और जो डॉक्यूमेंट्स आपके चोरी हो गए उनके लिए आपको तुरंत डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देनी चाहिए कि कहीं उसका मिसयूज़ ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आधार या पैन या आपका पासपोर्ट इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने के बाद लोग उसका मिसयूज़ कर लेते हैं। कहीं उसको सिक्योरिटी में लगा दिया, जमानत में लगा दिया, कहीं उसी आधार पे उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बना के अपने बेनिफिट्स ले लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके थेफ्ट हुए हैं, चोरी हुए हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की आप पहले तो एक रिपोर्ट दें उन डिपार्टमेंट्स में, और एफआईआर अगर पहले आपने रजिस्टर्ड कराई है तो उस एफआईआर की कॉपी भी साथ में एनेक्स करें कि मैंने ये एफआईआर कराई है, इस एफआईआर में ये घटना की तिथि है और घटना का समय है जब मेरा सामान इस जगह से ट्रांसफ़र हुआ और इस जगह से चोरी हुआ, और उसके बाद आप अपने निवास स्थान पे आ गए। तो ये आपका जो एफआईआर वहाँ की है वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव एविडेंस होगा आपके अदर डॉक्यूमेंट्स की सेकेंड कॉपी बनने के लिए। ये आपको इंटीमेशन देनी चाहिए हर डिपार्टमेंट को। जो सामान, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, उन सब की रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की है, जिसके लिए आप वहाँ के उच्च अधिकारी, पुलिस अधिकारी से मिलकर कार्रवाई करा सकते हैं। जी, दर्शक लगातार कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र जी लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अपने सवाल पे वापस आते हैं धर्मेंद्र जी। क्या बिना विवाह रहने वाले लोगों के मध्य जो संतान होती है उस पर उसका जमीन में किस तरीके से अधिकार, स्वामित्व उसे मिलेगा? जैसा कि मैंने पूर्व में भी हमारे एक दर्शक के प्रश्न के जवाब में ये बात बताई, और इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर व्यू है। आपको, हम सभी लोगों को ये मालूम है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको लीगलाइज कर दिया है जी। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो मेजर हैं यानी लड़का या लड़की दोनों अगर मेजर हैं, बालिग हैं, तो स्वेच्छा से अपना जीवन यापन कोई भी किसी के साथ जीवन यापन कर सकता है। अब जब कोई किसी के साथ जीवन यापन कर रहा है और उनके बीच में आपसी संबंध होते हैं तो उन संबंध से कोई भी संतान की उत्पत्ति हुई तो वह संतान भी विधिक संतान के रूप में माना जाएगा, जैविक संतान के रूप में माना जाएगा। जिस तरीके से विवाहोपरांत कोई अगर हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बीच में कोई संतान उत्पन्न हुई तो उस संतान को जैविक संतान कहेंगे, यानी वो जो संतान है उसको जो लीगल राइट मिलेंगे अपने माता पिता की संपत्ति में, अपने बाबा दादी की संपत्ति में, या जो फैमिली की अदर प्रॉपर्टीज हैं उनमें। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़का और लड़की रह रहे हैं उनसे अगर कोई संतान उत्पत्ति होती है तो वो संतान अपने लीगल राइट को प्रॉपर्टी के स्वामित्व के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका डिक्लेरेशन कोर्ट से हो सकता है। जिस तरीके से लोगों को मालूम है, अब एनडी तिवारी जी का केस था, बहुत ही चर्चित केस रहा। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिन केसेस को कोर्ट ने मान्यता, जो पुत्र थे उनको मान्यता दी और उनको अधिकार भी प्रदान किए गए संपत्तियों पे। तो ये लैंडमार्क केसेस को ध्यान में रखते हुए लिव इन रिलेशनशिप में कोई अगर रह रहा है या कोई भी पुरुष और महिला साथ में रह रही हैं और उनके मध्य में कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो वो जैविक संतान ही माना जाएगा और उसके जो अधिकारात हैं वो जैविक संतान के अधिकारात के समान ही होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो कई बिंदुओं से हम चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए सर, आपने सुना होगा कि कोई भी ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री को एक तरीके से पक्का नहीं माना जाता। कहते हैं दाखिल खारिज करा लो तभी वो एकदम पक्की हो जाती कि नहीं, इसमें हमारा स्वामित्व है, हमारा अधिकार हो गया। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस पर भी बहुत क्लियर लॉ है कि म्यूटेशन हो जाने का मतलब ये नहीं है कि पूर्ण मालिकाना खो गया। बहुत जगह पर म्यूटेशन गलत तरीके से हो जाते हैं या गलत तरीके से करा लिए जाते हैं। उस पर फेक डॉक्यूमेंट्स को एनेक्स किया जाता है, फेक एफिडेविट दे देते हैं, फेक फैक्ट्स लोग प्रेजेंट कर देते हैं। तो म्यूटेशन से भी एब्सोल्यूट ऑनरशिप है
यह कहना उचित नहीं है। मालिकाना हक जो तय होता है वो मालिकाना हक कई चीज़ों से तय होता है। वहाँ पे जो लीगल ट्रांसफ़र हुई है डीड, वो ट्रांसफ़र डीड क्या है, म्यूटेशन हुआ है तो म्यूटेशन किन कंडीशंस में हुआ है, फिजिकल पोजीशन किसका है, वो कहीं कोई लीगल राइट किसी तीसरे का इन्वॉल्व तो नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसका शेयर या उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप में उसका राइट था या नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी बातें जिनको सिर्फ डिसाइड किया सकता है सीपीसी के माध्यम से, यानी सिविल प्रोसीजर कोड जो है हमारा ऑनरेबल कोर्ट का जो प्रोसेस है, उस ऑनरेबल कोर्ट के प्रोसेस के माध्यम से एक्चुअल टाइटल का डिक्लेरेशन हो सकता है अगर कोई डिस्प्यूट है। और अगर डिस्प्यूट नहीं है तो फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स मान लिए जाते हैं और इस आधार पर मालिकाना हक की पुष्टि हो जाती है। जी धर्मेंद्र जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले 2 शब्दों में बोलिएगा कि कितना सजग रहने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर्टी के स्वामित्व का पूर्ण ज्ञान और सही ज्ञान होना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है उस प्रॉपर्टी को परचेज करने में कहीं कोई लायबिलिटी नहीं, उस प्रॉपर्टी पे कोई भार दायित्व नहीं है, इसको अवलोकित करना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वकील आपका में वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपके सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ वकील आपका में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।